देखिए, उसके लिए आपको बहुत रैशनली आकलन करना है। व्यक्तिगत तौर पे हमारा भी आकलन करना है। एकजुट जम्मू पार्टी जो अब एकम सनातन भारत के रूप में परिवर्तित हो रही है, उसका भी आकलन करना है। हम कौन है, हमारी पृष्ठभूमि क्या है, उस संबंध में आपको आकलन करना है। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में हमारे बारे में, हमारे कामों के बारे में अवेलेबल है। पर मैं आपको छोटा सा प्रिसाइजली यही बता दूं उन सभी दर्शकों के लिए जिनके मन में ये शंका आ सकती है, आपको शुरू तो किसी ना किसी विश्वास के साथ करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास अंध नहीं होना चाहिए। विश्वास करने से पहले थोड़ा सा आकलन आपको करना है। देखिए, अगर इन सप्त सिद्धांतों को मैं ये कहूं कि हमने जिया है और इन सप्त सिद्धांतों को जीने के कारण ही हमारा व्यक्तित्व जो है वो आज शेप हुआ है, तो फिर तो विश्वास से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं किस तरीके से कह रहा हूं कि इन सप्त सिद्धांतों को हमने जिया है। हमने मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने की बात कही, अपने सप्त सिद्धांतों में कहा। तो आप ये स्वयं स्वयं जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में माता वैष्णो देवी श्राइन को मुक्त करवाने के लिए हम संघर्षरत हैं। बारीदार कम्युनिटीज की तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में स्वयं मैं ही वो केस आंदोलन के रूप में लड़ रहा हूं, और ग्राउंड पे भी इस विषय में हम बात रखते रहते हैं, अलग अलग जगह पे रखते रहते हैं। और वो लड़ते 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 इस विषय पे हमारी जो सोच है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, वो शेप हुई है। और हम इस बात को अब अपने दिल के भीतर से मानते हैं कि जब तक ये नहीं होगा तब तक सनातन की मजबूती किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। यानी बहुत बड़ी एक बाधा है ये सरकारी नियंत्रण। तो हम इस सप्त सिद्धांत को ऑलरेडी जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इस चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गलियों में, सड़कों में कटरा जाके इस विषय पे बात करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, और ये विषय अच्छा खासा एक विषय बन गया है। हमने संविधान में संशोधन कर 5% वाला, यानी जो सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है मुस्लिम समुदाय, जो जिस तरीके से सबवर्जन की जाती है उनको माइनॉरिटी स्टेटस और राइट्स देके, उसको खत्म करवाने की बात कही अपने सप्त सिद्धांतों में। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2016 में मैं स्वयं गया था, अपना केस स्वयं लड़ा था, PIL 489/2016, टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। वहां पे हमने 2 वर्ष की लड़ाई में सरकारों से कर्जल्स लेते हुए, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस समय की जो सरकार है, इस पे जुर्माने तक करवा के अल्टीमेटली 12 मार्च 2018 को विक्ट्री प्राप्त की, और यह तय करवा दिया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो एक अलग बात है कि ये सरकार तुष्टिकरण के चलते 2023 में भी हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए आने वाली सब स्कीम्स का फायदा गैर कानूनी ढंग से, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, और डिस्पाइट चेंज इन इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस ऑफ डिफरेंट माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स, मुसलमानों को दे रही है। हिंदुओं का, गैर मुसलमानों का हिंदुओं को दे रही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उस पर हमने विक्ट्री पाई है। उस संबंध में हम आगे कार्य कर रहे हैं। तो इसको भी हमने जिया है, संघर्ष किया है, और उस पर डिलीवर भी किया है। जनसांख्यिकी हमला, लैंड जिहाद को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जम्मू क्रिटिकल है, जम्मू का इस्लामीकरण क्रिटिकल है, और यहाँ पे स्टेट लेड ये प्रोसेस है। उस संबंध में जो कानून बनाया गया था, जिसे रोशनी कानून कहा जाता है, J&K स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, आप ये जानते हैं कि उसके खिलाफ संघर्ष हमने व्यक्तिगत तौर पर किया। PIL 41/2014, टाइटल अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स, इसके माध्यम से 2014 में इस लैंड जिहाद के लेजिस्लेटिव औजार को, लेजिस्लेटिव टूल को चुनौती देके अक्टूबर 2020 में 6 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद और भाजपा के पुरजोर विरोध के बाद, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, उन्होंने ही हाईकोर्ट में हमारा विरोध किया था और कहा था कि नहीं, रोशनी एक्ट कायम रहना चाहिए। 2020 में उस कानून को ध्वस्त करवाया, और उस कानून के तहत दिए गए जितने भी आवंटन थे, जिसके जरिए डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र रचा गया था, वो आवंटन रद्द करवाने के बाद वो जमीनें वापस लेने का भी आदेश करवाया। और साथ ही साथ 25,000 करोड़ का जो रोशनी घोटाला था, उसकी जांच CBI को सौंपवा के फारूक अब्दुल्ला हो, बाकी हो, इन सबको एक्सपोज किया। और जो CBI रेड्स पड़ रही है ना बड़े बड़े IAS IPS अधिकारियों पे, मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे, वो इसी केस में जो आदेश हुए हैं, जो हमने करवाए हैं, उसके कारण ही हो रही है। तो संबंध, तो मुझे बताइए, इतने सारे सिद्धांतों को जब हम जी रहे हैं पिछले कई 10-12 वर्षों से, हमारा व्यक्तित्व जो है वो उन्हीं चीजों को लेकर शेप होता है ना, जो चीजें आप जी रहे हो। तो किस तरीके से कोई व्यक्ति ये डाउट कर सकता है कि हम बदल जाएंगे? हमारा बदलने का मतलब है हमारी डिस्ट्रक्शन। मेरे व्यक्तित्व का एंटीथीसिस होगा बदलना इन सप्त सिद्धांतों से, क्योंकि इन सप्त सिद्धांतों को हमने जीने का काम किया है, और इसमें सक्सेस स्टोरीज है हमारी, केवल संघर्ष की गाथा नहीं है। संघर्ष करते करते हमने डिलीवर किया है। जो कानून देश के खिलाफ बनाया गया, 6 वर्ष की लड़ाई में उस कानून को हमने ध्वस्त करवा दिया, और ये पॉलिटिकल पावर नहीं होते हुए हमने करवाया। तो जिस समय पॉलिटिकल पावर आएगी, इन सप्त सिद्धांतों में से एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे तत्काल प्रभाव से हम लागू नहीं कर सकते। एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे चर्चा की भी आवश्यकता है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे कंसेंसस बनाने की भी कोई जरूरत है। ये वो सब चीजें हैं जो तय हैं कि सत्ता प्राप्ति होते ही इन चीजों को करना है, और तत्काल प्रभाव से किया जा सकता है। और
कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी इसमें चीज नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई किसी भी तरीके का, मान लीजिए कोई याचिका दायर हो जाए तो कोई डिले हो सके या इंटरफेयर या इंटरवीन कर सके। बिल्कुल कानून सम्मत, संविधान सम्मत, संविधान की पूरी समझ के हिसाब से जो जो चीजें करनी है वो उसमें डाली गई हैं, जो की जा सकती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कल को जब सरकार आ जाएगी तो बहाना बना देंगे कि देखिए जी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, ऐसा भी नहीं होगा। 5% वाला जो आंकड़ा है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन की सब कमीशन है माइनॉरिटी के संबंध में जो वहां पे बनी हुई है, उनके मानदंड है, उनके मापदंड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट है, उसमें कहा गया था कि एक 5% से कम को ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम पूरे आश्वस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आकलन कीजिए इन चीजों पे, सप्त सिद्धांतों से जोड़ के रखिए। इन सप्त सिद्धांतों पे अगर आप विश्वास करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम इन सप्त सिद्धांतों को जी रहे हैं, तो फिर आप आगे चलिए। अब ये काम इससे अधिक साइको एनालिसिस करने का नहीं है समय। खतरे बड़े हैं, लड़ाई बड़ी है। 2024 का चुनाव बिल्कुल पास है। पार्लियामेंट में सनातनी वॉइसेस का पहुंचना बहुत आवश्यक है। आईएसआईएस के स्टाइल में नुपुर शर्मा एपिसोड के बाद 10-11 हत्याएं की गई गला रेत के। एक पार्लियामेंटेरियन नहीं बोला पार्लियामेंट में कि जिहादियों का यह कृत्य था, या इन हत्याओं के विरोध में एक पार्लियामेंटेरियन खड़ा होकर नहीं बोला। हिंदू नरसंहार था ये, हिंदू नरसंहार निरंतर चला आ रहा है। हिंदू नरसंहार के संबंध में भारत सरकार आज तक डिनायल मोड में है। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ये जो आईएसआईएस के स्टाइल में हत्याएं हुई, ये हिंदू नरसंहार की निरंतरता को दिखा रही हैं। ये भी नरसंहार, जेनोसाइडल किलिंग्स थी, लेकिन भारत सरकार एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी डिनायल मोड में हिंदू जेनोसाइड को लेकर। कहते नहीं हिंदू जेनोसाइड है तो वो है ही नहीं। और डिनायल ऑफ जेनोसाइड का मतलब है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप जेनोसाइड को लेकर डिनायल मोड में रहते हैं तो आप जेनोसाइड को डुप्लीकेट करते हैं, उसकी निरंतरता को बरकरार रखते हैं। और डिनायल ऑफ जेनोसाइड 10वीं स्टेज है जेनोसाइड की, फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ जेनोसाइड। हत्या, लूटपाट, बलात्कार, वो सब चीजें जो वो पीछे की स्टेजेस हैं, उससे भी आगे ये सब कुछ हुआ और फिर सरकार कहेगी तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कश्मीरी हिंदुओं को कहती है तुम्हारा नरसंहार नहीं हुआ, तुम तो माइग्रेट करके आए। नरसंहार को माइग्रेट कहती है स्टेट ऑफ इंडिया, हिंदू नरसंहार को। इस संबंध में समय कम है, तैयारी बड़ी करनी है। मुझे लगता है कि 2024 के लिए बढ़िया तरीके से हम तैयार होके जाएंगे और इन सप्त सिद्धांतों को बुलडोज करके हम पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि पहुंचाएंगे, क्योंकि जनता का, इस राष्ट्र का, इस देश का पूरा सहयोग हमारे साथ होगा और मुझे लगता है कि परिवर्तन का समय 2024 के बाद शुरू हो जाएगा। अंकुर जी, जहां तक मैंने सुना है कि एकम सनातन भारत पार्टी का पहला अधिवेशन 23-24 अप्रैल को हरिद्वार में होने जा रहा है, तो इसके लिए तीर्थ नगरी हरिद्वार को ही क्यों चुना? आध्यात्मिक सेंटर है हरिद्वार से, और बाकी भी वाराणसी, वो सब चीजें हैं, वो सब जगह पे होगा, सातों पुरियों में होगा। लेकिन हमारा जो मूल है सनातन का, वहीं से कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे ना, इसीलिए हरिद्वार, सनातन के दृष्टिकोण से हरिद्वार का चयन किया गया। और 23 और 24 को हमारा अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में वो लोग जो ऑनलाइन मेंबरशिप लिए बैठे हैं वो शामिल होंगे, और मैं आपको आंकड़े भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप वहीं पे उस दिन देखिएगा। अकल्पनीय समर्थन पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का हमें मिल रहा है, केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि बड़े बड़े संगठनों का भी। तो एकम सनातन भारत .co, EKAMSANATAN पे जाके आप ऑनलाइन मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 कैटेगरी की मेंबरशिप है, फाउंडर मेंबर, अर्ली मेंबर्स और मेंबर्स। फाउंडर मेंबर के लिए जो आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी पार्टी को, क्योंकि देखिए धर्म की लड़ाई अर्थ से लड़ी जा सकती है, गलत तरीकों से अर्जित किया हुआ अर्थ नहीं होता, वो अनर्थ होता है। तो इसीलिए हमने कंट्रीब्यूशन फीस रखी है। सबसे पहले मैंने स्वयं जमा करवाया जब पहली मेंबरशिप ली, जब हमने डिक्लेयर किया था 27 मार्च को, तो 11,000 फाउंडर मेंबर के लिए, 1100 अर्ली मेंबर्स के लिए, 111 मेंबर्स के लिए। और फाउंडर मेंबर्स वो मेंबर्स होंगे जिन्हें माना जाएगा कि जिन मेंबर्स ने इस पार्टी की स्थापना की। तो आप समझते हैं कि फाउंडर मेंबर्स का एक विशेष स्थान रहता है एक दृष्टिकोण से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जो काबिल लोग, बहुत जो मेरिटोरियस लोग अर्ली मेंबर या मेंबर्स की कैटेगरी में है, उन्हें किसी तरीके से पीछे रखा जाएगा। मेरिट के आधार पे ट्रांसपेरेंट तरीके से सब चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सनातन का हित करने के लिए आपको योद्धा चाहिए, तो योद्धाओं को ही तैयार किया जाएगा, उसमें मेरिट के अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। तो हरिद्वार में ये 23-24 को हो रही है। मेरा निवेदन आपके माध्यम से सुनने वाले सब लोगों को है कि एकम सनातन भारत की मेंबरशिप लें, इस मूवमेंट में जुड़ें। सनातन के संरक्षण हेतु ये दायित्व सनातनियों के कंधे पे पड़ा है, इस दायित्व को डिस्चार्ज करने के लिए इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। हरिद्वार में भी आए, वहां बैठ के सब निर्णय होंगे।
अभी कोई ऑफिस बेयरर्स कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शुरू में जो 23-24 को हमारा वहां पे जो अधिवेशन सम्मेलन हो रहा है वहीं पे सब चीजें चर्चा की जाए और स्ट्रक्चर्स बने। आईटी टीम हमारी प्लेस में, जो कुछ ऑपरेशनल चीजों के लिए अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है, दैट इज एवरीथिंग इज इन प्लेस। लेकिन आए, ऑनलाइन मेंबरशिप लें, घर बैठे हुए मेंबरशिप लें और हरिद्वार में आके फिर आगे का जो रास्ता है वो तय करें। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे एकम सनातन भारत आने वाले कुछ समय में बिल्कुल सशक्त तरीके से खड़ा होगा।